Today we will discuss about challenges to democracy. It is true that almost all countries have now in the world democratic system, but some countries have also another type of ruling system. But today I will like to discuss something about the challenges of democracy, यानी चैलेंज टू डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र के समक्ष जो चुनौतियां हैं। ऐसा नहीं एक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली बहुत उत्तम शासन प्रणाली, सब बात ठीक है, किंतु इनके समक्ष जो चुनौतियां हैं उस पर हम लोग को जरा गौर करना चाहिए। तो क्या क्या चुनौतियां हो सकती हैं? तो वास्तव में चुनौती है क्या, चैलेंज हम किसको कहेंगे कि इट इज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व टू दैट प्रॉब्लम, बट with the more labor and focus to solving this problem, we can sort out. That is known as challenges. यानी चुनौती से तात्पर्य ऐसे शब्दों से लगाया था जो बेहद कठिन है, जिसको हल करना बेहद कठिन है, किंतु अत्यंत परिश्रम के माध्यम से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ऐसे शब्दों के लिए, ऐसी परिस्थिति के लिए चुनौती शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब है क्या कि लोकतंत्र के सम्मुख जो चुनौतियां हैं उसमें सबसे बड़ी बात है कि लोकतंत्र का विस्तार करना, यानी लोकतंत्र जहां भी कायम है उसको और अधिक एक्सटेंड करना, ज्यादा से ज्यादा विस्तारीकरण करना, ताकि अन्य प्रकार के जो शासन तंत्र हैं वो कमजोर पड़े और इसको अधिक से अधिक बढ़ावा मिले। तो यह एक चुनौती भरा काम है, इसको बढ़ाने की आवश्यकता है, इसका विस्तारीकरण करने की आवश्यकता है। उसको दुनिया के अन्य तमाम राष्ट्रों में भी जहां लोकतांत्रिक शासन प्रणाली नहीं है उनको भी ये करना है। फिर मिलिट्री रूल जो है, मिलिट्री रूल वाले जो कंट्री हैं उसको भी धीरे धीरे लोकतंत्र के प्रति आग्रही बनाना, सेना का लोकतांत्रिक शासन प्रणाली पर से जो नियंत्रण है उसको दूर करना। आप लोग देखते हैं आपके बगल में पड़ोसी राष्ट्र है, कहने के लिए वहां लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, किंतु सेना की मर्जी के बगैर वहां कुछ नहीं होता है। तो यानी कि लोकतंत्र तो कायम है, किंतु क्या है कि सेना जैसे जैसे चाहती है उस प्रकार से कार्य करवाती है, तो वहां फिर लोकतंत्र रहा कहां? तो इस प्रकार की स्थितियां कई ऐसे देशों में देखने को मिलती है, कहने के लिए वहां पर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, किंतु देखा जाता है कि यहां पर लोकतंत्र में सेना का बोलबाला होने के कारण, मिलिट्री का बोलबाला होने के कारण इस पर अंकुश लगा दिया जाता है और स्वतंत्र तरीके से ये जो सिस्टम है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, वो कार्य नहीं कर पाती है। इसीलिए जो मिलिट्री का जो कंट्रोलिंग है उसको घटाना है। फिर ऐसा है कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में लोकतंत्र को और भी अधिक प्रभावी बनाना है। तो अधिक प्रभावी कैसे होगा? तो उसमें और अधिक विश्वास पैदा करके और अधिक शक्ति प्रदान करके हार्ड एंड फास्ट रूल्स करके हम इसको बढ़ा सकते हैं, यानी कि इसको और भी हम प्रभावी ढंग से इसको कार्यान्वित कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में क्या होता है कि स्थानीय जो इकाई है, जो लोकल बॉडी है, उसमें भी हमें अधिक से अधिक स्वायत्तता देने की आवश्यकता होती है।
ताकि ऐसे, यानी कि आप सबको पता है कि फेडरलिज्म, भारतवर्ष में फेडरलिज्म भी है और भी कई देशों में इस प्रकार की स्थिति जहाँ पर दो प्रकार की या दो से अधिक प्रकार की शासन प्रणाली है, दो लेवल पर या फिर उससे भी अधिक लेवल पर शासन प्रणाली है। तो इसमें देखा जाता है कि जो जो यूनिट छोटी होती चली जाती है, इकाई छोटी होती चली जाती है, तो वहां पर उनकी स्वायत्तता में थोड़ा और सपोर्ट करने की आवश्यकता होती है। तत्का तात्पर्य यह है कि लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में यदि हम स्थानीय निकायों को भी, स्टेट गवर्नमेंट को भी हम और भी अधिक स्वतंत्रता दें और अधिकार दें, तो लोकतंत्र और भी प्रभावी रूप से कार्य कर सकेगा। इसीलिए ऐसा कहा गया है कि छोटे छोटे सभी यूनिट्स जो हैं, इकाई जो है, जो फंक्शनिंग में है, उस पर अधिक से अधिक क्या करना है, तो विकास का कार्य करना है, उसको अधिक से अधिक स्वायत्तता देना है, उसको अधिक से अधिक अधिकार प्रदान करना है, ताकि वो और भी उन्मुक्त हो करके बिना किसी संशय के निर्णय लेने में स्वतंत्र हो सके और लोकतंत्रीय शासन प्रणाली को और भी अधिक किया जा सके। फिर ऐसा देखा जाता है कि इसमें कि जहां पर महिलाओं की बात होती है, अब आप लोगों को ज्ञात होगा कि तत्कालीन एक बेहद महत्वपूर्ण लीडर हुआ करती थी, किंतु अस्वस्थ होने के कारण उनका निधन हो गया। सुषमा स्वराज जी के बारे में आपने सुना होगा। भारत के एक ऐसी नेता थी जो महिलाओं के अधिक से अधिक उत्थान के लिए, महिलाओं का भी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में अधिक से अधिक प्रभाव हो, प्रतिनिधित्व हो, ताकि महिलाओं के उत्थान के लिए भी अधिक से अधिक कारगर तरीके से कार्य किया जा सके, इसके लिए निरंतर आवाज उठाती रही हैं। जबकि आप सबको ज्ञात है कि विश्व के अधिकांश राष्ट्रों में 48, 45, 48, 49, 50% के करीब करीब महिलाओं की हिस्सेदारी होती है। कुछ राष्ट्र में कुछ अंतर इसका ज्यादा होता है, कुछ राष्ट्र में अंतर कम होता है, लेकिन मोर और लेस 48 एंड 52 के बीच का रेशियो रहता है। यानी कि 48 तक फीमेल का और 52 तक का मेल का रेशियो रहता है, प्रोपोर्शन रहता है। तो एक बहुत बड़ी आबादी न केवल भारत में बल्कि विश्व के राष्ट्रों को भी यदि हम ध्यान में देते हैं तो महिलाओं की है। इसलिए महिलाओं के प्रतिनिधित्व को भी हम नजरअंदाज न करें, उनको भी अधिक से अधिक महत्व दें। इसके लिए भारत की तत्कालीन जो नेता थी, उन्होंने आवाज उठाती रही और कम से कम 1/3 प्रतिनिधित्व की बात करते रही है। तो इस तरह से महिलाओं को भी अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व मिले, इसके लिए भी प्रयास किया जाना चाहिए, ताकि लोकतंत्र को और अधिक कारगर तरीके से प्रामाणिक किया जा सके। और साथ ही साथ जो छोटे छोटे और भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, उनके भी प्रति अधिक से अधिक लिबरल होकर के उन्हें भी जोड़ने का कार्य करके अधिक से अधिक स्वायत्तता दे करके हम लोकतंत्रीय शासन प्रणाली को और अधिक मजबूत कर सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण ऐसी चुनौतियां हैं जिसको हम यदि सक्रियता के रूप में अधिक से अधिक प्रभावी तरीके से यदि हम कार्यान्वित करने का कार्य करते हैं, तो ये जो चुनौतियां हैं वो जाती रहेगी और लोकतंत्र और भी अधिक प्रभावी ढंग से कार्य कर पाएगा। दुनिया के ऐसे तमाम राष्ट्रों में यह आवश्यक इस प्रकार की चुनौतियां हैं, इस पर विश्व को इस पर चिंता करने की आवश्यकता है और ऐसी चुनौतियों को दूर करने की आवश्यकता है, ताकि लोक
लोकतंत्री शासन प्रणाली संपूर्ण विश्व के स्तर पर यह प्रतिस्थापित हो सके, क्योंकि स्पष्ट हो चुका है कि दुनिया में ऐसी कोई शासन प्रणाली नहीं है जो इस प्रकार से कारगर तरीके से कार्य कर रही है। इसलिए इसकी सर्वोच्चता को महत्व देते हुए दुनिया में जो इस प्रकार की चुनौतियां हैं इसको दूर करने का भरसक प्रयास किया जाना चाहिए। आज की कक्षा में इतना ही, धन्यवाद।